म्यूचुअल फंड में तीन मेन सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब बाकी जितने सेगमेंट सेबी ने कैटेगराइज किए हैं वो इन्हीं तीन सेगमेंट के वेरिएंट्स हैं। हम जानते हैं कि लार्ज कैप माना जाता है स्टेबिलिटी के लिए, मिड कैप और स्मॉल कैप माना जाता है हायर ग्रोथ के लिए। और यदि मिड कैप स्मॉल कैप की तुलना करें तो ये माना जाता है कि मिड कैप की तुलना में हायर ग्रोथ स्मॉल कैप में होता है, लेकिन उसी हिसाब से उसमें रिस्क भी अधिक होता है। तो आज की परिस्थिति में जबकि डोनाल्ड ट्रंप सवेरे बोलते हैं कि ईरान के साथ मेरा समझौता हो रहा है, जैसे ही ये बोलते हैं क्रूड ऑयल की कीमत कम हो जाती है और स्टॉक मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट होता है। और जैसे ही बोलते हैं 4 घंटे के बाद मैं ईरान पर बम फेंक दूंगा, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में चला जाता है। और इससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर स्टॉक मार्केट किस करवट बैठेगा। और ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा सेगमेंट है, जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए है और मिड कैप स्मॉल कैप ग्रोथ के लिए है। तो इस परिस्थिति में इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमें ऐसा कैटेगरीज, ऐसा फंड में सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसी कैटेगरीज में सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें बैलेंस रिस्क हो, जिसमें बैलेंस रिस्क के साथ साथ रिवार्ड भी हो, और वो सेगमेंट है लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट। सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो हैं उसका कम से कम 35% एलोकेट करना पड़ेगा लार्ज कैप स्टॉक में और 35% एलोकेट करना पड़ेगा मिड कैप स्टॉक में, और रिमेनिंग 30% फंड मैनेजर अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से किसी और में एलोकेट कर सकते हैं। हो सकता है ये डेट फंड हो या हो सकता है इक्विटी सेगमेंट का कोई डिफरेंट सेगमेंट्स हो, ये उनके विजडम पे डिपेंड करता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की जो वर्तमान परिस्थिति के लिए काफ़ी बेहतर है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था या आपको यह वीडियो ही पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। हम चर्चा करेंगे 4 ऐसे लार्ज एंड मिड कैप फंड की जो आज की परिस्थिति में सबसे, मेरे ओपिनियन में सबसे बेहतर फंड है। इस फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने 5 पैरामीटर को यूज किया है। उसमें से 4 पैरामीटर हैं रिटर्न प्रोफाइल के और 5 पैरामीटर हैं रिस्क प्रोफाइल के। रिटर्न प्रोफाइल में हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न या CAGR को कंसिडर किया है। और रिस्क प्रोफाइल में बीटा, शॉर्टिनो, स्टैंडर्ड डेविएशन, अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो को कंसिडर किया। ये 9 पैरामीटर को हमने कंसिडर करते हुए इन 4 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहले हमने इन चारों ही टाइम स्लॉट में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर स्लॉट में जो भी बेंचमार्क या कैटेगरी एवरेज इसमें से जो भी अधिक हो उससे ऊपर वाले फंड को ही शॉर्टलिस्ट किया। सबसे पहले हमने 1 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे फंड को शॉर्टलिस्ट किया, फिर 3 वर्षों के, फिर 5 वर्षों के, फिर 10 वर्षों के आधार पे। और उसमें देखा कि कौन ऐसे फंड हैं जो चारों ही स्लॉट्स में कॉमन है, यानी चारों ही स्लॉट्स में उन्होंने रिटर्न कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क का जो रिटर्न है उसमें से, इसमें से जो भी अधिक है उससे अधिक का रिटर्न दिया है। इसमें 2 फंड ऐसे हैं जिन्होंने चारों ही स्लॉट में कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क जो भी अधिक है उससे अधिक रिटर्न दिया है। और दो ऐसे फंड हैं जिनका 10 साल पूरा नहीं हुआ है, तो वो केवल 3 ही स्लॉट में, 1 साल, 3 साल, 5 साल के स्लॉट में ही हमने कंसिडर किया है। और लेकिन इन तीनों ही टाइम स्लॉट्स में उन्होंने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। आगे चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा बता दूं, ये जो रिस्क प्रोफाइल के जो 5 पैरामीटर हैं, सबसे पहले सार्पे। सार्पे का मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है और ये कहा जाता है कि जिस फंड का सार्पे रेशो जितना अधिक वो फंड उतना अच्छा। बीटा की बात करें तो बीटा वोलेटिलिटी दिखाता है, यानी जिसका बीटा जितना अधिक वो उतना वोलेटाइल। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको हाई बीटा फंड बेहतर लगते हैं या लो बीटा।
हालांकि मेरे हिसाब से लो बीटा म्यूचुअल फंड बेहतर माने जाने चाहिए, बिकॉज उसमें रिस्क कम है और सेफ्टी अधिक है। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट, यानी यहाँ हम लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट की बातें करें, इस सेगमेंट का जो कैटेगरी एवरेज है, ये पर्टिकुलर फंड उस कैटेगरी एवरेज से कितना अधिक वेरी कर सकता है जब उसके रिटर्न की बातें करें तो। एक्सपर्ट की राय है कि जितना अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन वो उतना वोलाटाइल, उसमें उतना अधिक रिस्क, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना बेहतर फंड माना जाता है। अब बचे अप डाउन कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो। अप डाउन कैप्चर रेशियो का मतलब जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में होता है, उसके कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और डाउन साइड में मीन्स जब मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है तो वो कितना नीचे जा सकता है। इसका मतलब यदि अप साइड मूवमेंट हो तो 100 से अधिक बेहतर माना जाता है, डाउन साइड मूवमेंट में 100 से नीचे बेहतर माना जाता है। इसका मतलब इस सिंपल साफ शब्द में कहूँ, किसी का 112 अप डाउन रेशियो है, इसका मतलब कि यदि मार्केट 10% ऊपर जाता है, मार्केट मीन्स वो पार्टिकुलर सेगमेंट 10% ऊपर जाता है, तो ये पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड 11.2% ऊपर जाएगा। और डाउन साइड में उसी हिसाब से यदि पार्टिकुलर बेंचमार्क 10% डाउन जाता है और उसका डाउन साइड कैप्चर रेशियो 80 है, इसका मतलब कि वो 8% डाउन जाएगा। तो अब रेशियो जितना अधिक वो उतना बेहतर, और डाउन साइड कैप्चर रेशियो जितना कम वो उतना बेहतर। इन सब पैरामीटर को कंसिडर करते हुए हमने 4 फंड को जो शॉर्टलिस्ट किया है वो है बंधन का लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप और एचएसबीसी का लार्ज एंड मिड कैप। जैसा आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर अब कैप्चर रेशियो, सार्पे, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और डाउन साइड कैप्चर रेशियो का डाटा इन चारों ही फंड का है। और आपने ये भी देखा होगा कि मोतीलाल ओसवाल और एचएसबीसी में 10 ईयर का जिसका सीएजीआर में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ही फंड अवधि है वो 5 साल से 10 साल के बीच की है। और 1 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न में देखते हैं कि इनका कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क जो भी है वो 9.18 है, और चारों ही फंड का 9.18 से काफ़ी अधिक है, और सबसे अधिक मोतीलाल ओसवाल का 19.7 है, और इस चारों फंड में सबसे कम बंधन का 12.56 है। 3 ईयर्स के सीजीआर की बेसिस की बातें करें तो इनका बेंचमार्क का जो रिटर्न है 3 सालों का वो 18.66 है, और चारों ही फंड 18.6 से काफ़ी अधिक है। सबसे अधिक यहाँ भी मोतीलाल ओसवाल का 26.71 है, और सबसे कम एचएसबीसी का 21.02% है। यदि 5 ईयर्स की बातें करें तो इनका बेंचमार्क का रिटर्न 16.8 है, और 5 ईयर्स के टाइम स्लॉट में सबसे अधिक यहाँ भी सीएजीआर जो है वो मोतीलाल ओसवाल का है 21.68, और सबसे कम 16.8 एचएसबीसी का है। और 10 वर्षों के टाइम स्लॉट में बेंचमार्क का रिटर्न है 14.91%, और 2 ही फंड इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, बिकॉज 2 ही फंड इन 4 फंड में से 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं, वो हैं बंधन और इन्वेस्को, और इसमें दोनों का रिटर्न करीब करीब आसपास ही है। बंधन का 16.67 और इन्वेस्को का 16.61 है, और बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 14.91%। इस हिसाब से यदि केवल हम रिटर्न को देखें तो हमें लगता है कि आउट ऑफ 4 टाइम स्लॉट्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स में मोतीलाल ओसवाल सबसे बेहतर फंड दिख रहा है। जरा भी किसी फंड को एनालिसिस करते हैं तो केवल उसका रिटर्न ही नहीं देखना है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड रिस्क क्या है उसके बारे में चर्चा होना आवश्यक है। इसलिए अगले 5 पैरामीटर्स जो लिया है थोड़ी उस पर चर्चा कर ले। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अप डाउन रेशियो है, और इस कैटेगरी का जो एवरेज 98.44 है, और इन चारों ही फंड का अप डाउन रेशियो 100 से अधिक है, और सबसे अधिक मोतीलाल ओसवाल का 131.84 है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में कि यदि लार्ज एंड मिड कैप का बेंचमार्क 10% अपवर्ड जाता है तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 31.18% ऊपर जाएगा, यानी 3.18% उस बेंचमार्क से अधिक जाएगा। सार्पे रेशियो बताया कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। हालांकि सार्पे रेशियो का जो इस कैटेगरी का जो एवरेज है वो 0.7 है, और चारों ही फंड का सार्पे रेशियो 0.7 से अधिक है, और सबसे अधिक 1.07 ये बंधन का है। बीटा मीन्स वोलाटिलिटी, ये जितना कम उतना अच्छा। एवरेज इस कैटेगरी का 0.97 है, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि चारों ही फंड का बीटा 0.97 से अधिक है, यानी उसके कैटेगरी का जो बीटा है उससे अधिक है, और सबसे कम बीटा बंधन का 0.98 है। यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें करें तो कैटेगरी का एवरेज 16.47 है,
और यहाँ बंधन का छोड़ के बाकी तीनों ही फंड हैं उनका 16.47 से अधिक है और बंधन का 16.09 है। यानी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम देखते हैं कि सारपे सबसे बेहतर बंधन का, बीटा सबसे बेहतर बंधन का और स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे बेहतर बंधन का। अब बात करते हैं डाउन साइड कैप्चर रेशियो की। तो बंधन का 88.9 जबकि इस कैटेगरी का एवरेज है 99.05 यानी उससे कम है। बताया था कि डाउन साइड कैप्चर रेशियो जितना कम उतना बेहतर। तो बंधन का 88.9 है जो सबसे कम है इन चारों में और सबसे अधिक है मोतीलाल ओसवाल का 115.7 यानी 115.7 और कैटेगरी एवरेज 99.05। ये तो जनाब डेटा है। और जैसे मैंने बताया था कि रिटर्न के लिहाज से जो आमतौर पर इन्वेस्टर किया करते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले वो 2-3-4-5 सालों का रिटर्न देख लेते हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न देख लेते हैं, उसके बेसिस पर निर्णय ले लेते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर एक तो पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि हिस्टोरिकल रिटर्न है, इसमें आगे फ्यूचर में ये रिपीट करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि उसके बेसिस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन फंड कितना रिस्की है, कौन फंड कितना बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब यदि हम इन तीनों ही फंड को रिस्क प्रोफाइल और ओवरऑल यदि हम कमेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल रिस्क प्रोफाइल में ये बहुत ही एग्रेसिव है और ओवरऑल कह सकते हैं कि इसका अप डाउन कैप्चर रेशियो सबसे अधिक है और उसी हिसाब से डाउन साइड कैप्चर रेशियो भी सबसे अधिक है। इसका मतलब इसमें यदि मार्केट अपवर्ड जाएगा तो काफ़ी बेहतर जाएगा और मार्केट डाउनवर्ड जाएगा तो काफ़ी नीचे जाएगा। दूसरा फंड है HSBC। रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये मॉडरेट है और ओवरऑल यदि बात करें तो ये एवरेज परफॉर्मर है। उसके बाद बात करते हैं बंधन की। ये बैलेंस्ड एग्रेसिव है जनाब। रिस्क प्रोफाइल की बातें करें तो बैलेंस एग्रेसिव है, ठीक ठाक है ये। और यदि रिस्क और रिवार्ड दोनों के कम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो ये इन चारों ही फंड में बेस्ट फंड माना जाएगा रिस्क और रिवार्ड के कम्बिनेशन के हिसाब से। चौथा है मेरा इन्वेस्को। ये ग्रोथ ओरिएंटेड है और इसमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैप्चर रेशियो है और मॉडरेट डाउन साइड रिस्क भी है। ये तो जनाब रिस्क प्रोफाइल और उसके ओवरऑल की बातें करें। अब यदि फंड को रैंक करते हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स बहुत चाहते हैं कि इसको रैंक कर दें, कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, और मैं जब भी रैंकिंग की बातें होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रैंकिंग डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है। हो सकता है कोई रिस्क एवर्स जो चाहता है कि हम रिस्क ना लें लेकिन बेहतर रिटर्न मिले, कोई चाहता है कि नहीं रिस्क को लूँगा मैं लेकिन उसके लिए बहुत बेहतरीन रिटर्न चाहिए। उसके हिसाब से हमने जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उसके लिए हमने जो रैंक किया, ये मेरा ओपिनियन है, आप मेरे विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला मोतीलाल ओसवाल, दूसरा है इन्वेस्को इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप, तीसरा है बंधन और चौथा है HSBC में। लेकिन जो इन्वेस्टर चाहते हैं क्वालिटी वाइज या सेफ्टी वाइज हमें रैंक करना हो तो सबसे ऊपर बंधन, उसके बाद इन्वेस्को, तीसरा है मोतीलाल ओसवाल और चौथा है HSBC। इसमें हमने एक चीज देखा कि HSBC चाहे एग्रेसिव इन्वेस्टर हो चाहे रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए इन चारों में से HSBC 4th रैंक पे है और इन्वेस्को 2nd रैंक पे है। केवल जो चेंज हुआ है वो बंधन और मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से हुआ है। एग्रेसिव के लिए मोतीलाल ओसवाल 1st रैंक पे है और बंधन 3rd रैंक पे, और जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं उसके लिए बंधन जो है वो 1st रैंक पे है और मोतीलाल ओसवाल 3rd रैंक पे है। ये वीडियो क्लोज करने के पहले बता दूं मैं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, नहीं मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूं। मेरे पास MFI का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना ही मेरे पास SEBI के इन्वेस्टमेंट पर कोई सर्टिफिकेट है, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पर क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और मैं अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये जरूर बताएं कि हमारे किस पॉइंट्स पे आप सहमत नहीं हैं और क्यों सहमत नहीं हैं। थैंक यू।